पीसीएस इनसाइट पर आप सभी का स्वागत है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों को शेयर करें। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प यात्रा पर निकल रहे हैं, हमारे अपने संविधान के निर्माण की कहानी। ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये वो नींव है जिस पर आधुनिक भारत खड़ा है। बिल्कुल। और अक्सर हम संविधान के प्रावधानों की बात तो करते हैं, लेकिन ये कैसे बना, किन आप देखिए परिस्थितियों में बना, कौन लोग थे इसके पीछे, किन बहसों से गुजरा, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। ये कहानी है उम्मीदों की, चुनौतियों की और हाँ, एक राष्ट्र के जन्म की। सही कहा। तो आज का हमारा इरादा है हमारे पास मौजूद एक विस्तृत व्याख्यान के ट्रांसक्रिप्ट के आधार पर इस पूरी प्रक्रिया की एक तरह से गहन पड़ताल करना। हम देखेंगे कि संविधान सभा की वो मांग कैसे उठी, ये सभा बनी कैसे, इसने काम कैसे किया और आखिरकार वो दस्तावेज कैसे तैयार हुआ जो आज हमारा मार्गदर्शन करता है। तो चलिए शुरू करते हैं उस विचार से कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। औपचारिक तौर पर ये आवाज कब और किसने उठाई थी? ये विचार सबसे पहले, जहां तक जानकारी है, 1934 में एम.एन. रॉय ने रखा जा। वो एक वामपंथी विचारक थे और हाँ, उन्होंने ही पहली बार एक संविधान सभा के गठन की बात सामने रखी। ये एक तरह से बीज बोना था। हाँ, और फिर इस बीज को खाद पानी मिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर ये मांग ब्रिटिश सरकार के सामने रख दी। लेकिन सिर्फ मांग रख देना काफी नहीं था, है ना? इस पर आगे बढ़ना भी जरूरी था। बिल्कुल। और यहाँ 1938 में जवाहरलाल नेहरू का एक बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा। ये एक बड़ा ऐलान था। हालांकि ये दिलचस्प है कि जब सभा बनी तो उसमें वयस्क मताधिकार का इस्तेमाल हुआ नहीं। ये एक अहम बिंदु है जिसे हम आगे देखेंगे। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया शुरू में तो टालमटोल वाली रही, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दबाव ने हालात बदले। 1940 में आया अगस्त प्रस्ताव, जिसमें पहली बार इस मांग को आप कह सकती हैं सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया, हालांकि बहुत सी शर्तों के साथ। और फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया। हाँ, सर स्टैफर्ड क्रिप्स एक प्रस्ताव लेकर आए थे जिसमें युद्ध के बाद संविधान सभा बनाने की बात थी, लेकिन उसमें भारत के बंटवारे की संभावना वो छिपी हुई थी, जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग अपनी अलग संविधान सभा की मांग पर अड़ी थी, तो उन्होंने भी इसे खारिज कर दिया। तो क्रिप्स मिशन भी मतलब असफल रहा। तो फिर वो निर्णायक मोड़ कौन सा था जिसने संविधान सभा के गठन का रास्ता साफ किया? मतलब बात आगे कैसे बढ़ी? वो था 1946 का कैबिनेट मिशन। इसमें 3 ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं और पाकिस्तान की मांग को तो खैर खारिज कर दिया, लेकिन एक ऐसी योजना पेश की जिसके आधार पर एक ही संविधान सभा का गठन हो सके। और इसी मिशन की सिफारिशों पर आखिरकार नवंबर 1946 में संविधान सभा अस्तित्व में आई। ये इतना महत्वपूर्ण पड़ाव है कि अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी में इस पर सवाल पूछे जाते हैं। चलिए अब इस सभा के गठन को थोड़ा और करीब से देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के तहत ये सभा बनी, तो इसकी संरचना कैसी थी? कुल सदस्य कितने थे? देखिए, विभाजन से पहले की स्थिति के अनुसार कुल 389 सीटें तय की गई। इन 389 में से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए थीं, यानी वो 11 प्रांत जहां गवर्नर का शासन था, और 4 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र, और बची हुई 93 सीटें देशी रियासतों के लिए थीं, जहां राजाओं का शासन था, मतलब अप्रत्यक्ष नियंत्रण। और इन सीटों का बंटवारा किस आधार पर हुआ था? क्या कोई फॉर्मूला था? मतलब कैसे तय किया? हाँ, इसका आधार मुख्य रूप से जनसंख्या थी। मोटे तौर पर कहें तो हर 10 लाख की आबादी पर एक सीट आवंटित की गई। ब्रिटिश भारत की सीटों को फिर 3 प्रमुख समुदायों में बांटा गया: मुस्लिम, सिख और सामान्य। सामान्य मतलब? सामान्य में मुस्लिम और सिख को छोड़कर बाकी सब आ गए, और ये बंटवारा भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में ही था। अच्छा, अब आते हैं चुनाव की तरीके पर। क्या ये सीधे जनता द्वारा चुने गए थे, जैसा नेहरू जी ने शुरू में कहा था? नहीं, यहीं पर वो अंतर आता है जिसकी बात हमने पहले की थी। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सीधे वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ। ब्रिटिश भारत के प्रांतों की सीटों के लिए
चुनाव उन प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया गया था, और वो भी एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार। यानी अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ एक तरह से। और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का क्या हुआ? देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा मनोनयन यानी नॉमिनेशन के जरिए होना था। तो कुल मिलाकर देखें तो संविधान सभा एक अनूठी संस्था थी, आंशिक रूप से चुनी हुई ब्रिटिश प्रांतों से और आंशिक रूप से नामांकित देशी रियासतों से। ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक चुनाव नहीं था, लेकिन उस समय की परिस्थितियों में शायद यही संभव हो पाया था। जुलाई-अगस्त 1946 में चुनाव हुए, नतीजे क्या रहे? कौन जीता, कौन हारा? ब्रिटिश भारत की 296 सीटों के लिए हुए चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की, 208 सीटें जीती। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और बाकी 15 सीटें छोटे समूहों और स्वतंत्र सदस्यों के खाते में गईं। दिलचस्प बात यह है कि देशी रियासतों ने शुरू में खुद को संविधान सभा से अलग रखने का फैसला किया, इसलिए उनकी जो 93 सीटें थीं वो खाली रह गईं। और क्या इस सभा में महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व था? अक्सर इतिहास में उनकी भूमिका वो नजरअंदाज कर दी जाती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ, संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं। ये संख्या भले ही कुल सदस्यों के मुकाबले कम लगे, लेकिन उनकी उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। इनमें सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, हंसा मेहता, जी दुर्गाबाई देशमुख जैसे कई जाने-माने नाम शामिल थे, जिन्होंने बहसों में सक्रिय रूप से भाग लिया और अपनी बात रखी। ठीक है, गठन हो गया, सदस्य आ गए, हालांकि कुछ रियासतें अभी बाहर थीं। अब सभा ने काम कैसे शुरू किया? पहली बैठक कब हुई? माहौल कैसा था? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जो अब संसद भवन का सेंट्रल हॉल है, में हुई। लेकिन मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया, पाकिस्तान की अपनी अलग मांग के चलते। इसलिए बैठक में केवल 207 सदस्यों ने ही हिस्सा लिया। तो पहली बैठक में अध्यक्षता किसने की, जब स्थायी अध्यक्ष नहीं थे? उस दिन फ्रांसीसी परंपरा का पालन करते हुए सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये एक सम्मानजनक शुरुआत थी, आप कह सकते हैं। फिर स्थायी अध्यक्ष चुने गए होंगे? हाँ, फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1940 को सभा ने अपना स्थायी नेतृत्व चुना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से सभा का अध्यक्ष चुना गया और एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। बाद में वी.टी. कृष्णमाचारी को भी दूसरा उपाध्यक्ष बनाया गया था, तो 2 उपाध्यक्ष थे। इसके बाद आता है उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये क्या था और इसे किसने पेश किया था? बिल्कुल, उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन एक मील का पत्थर था। इसे 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने सभा के सामने रखा। ये प्रस्ताव एक तरह से संविधान की आत्मा, उसके मूल दर्शन और लक्ष्यों का खाका था। इसने वो दिशा तय की जिस पर चलकर संविधान का निर्माण होना था, मतलब एक विजन दिया। क्या थे इस प्रस्ताव के मुख्य बिंदु? मतलब इसने भविष्य के संविधान के लिए क्या दृष्टि रखी? क्या खास बातें थीं इसमें? इसमें कई महत्वपूर्ण बातें थीं। पहला, भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करने का संकल्प। दूसरा, भारत के सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता सुनिश्चित करना। तीसरा, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान करना। चौथा, राज्य की समस्त शक्तियों और सत्ता का स्रोत जनता को मानना। और पांचवां, विश्व शांति और मानव कल्याण को बढ़ावा देना। इस प्रस्ताव पर गहन विचार विमर्श हुआ और अंततः 22 जनवरी 1947 को सभा ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल का आधार बना। इसने एक नैतिक और दार्शनिक दिशा प्रदान की, एक गाइडलाइन दी। ये सब चल ही रहा था कि 1947 में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ, भारत की स्वतंत्रता और साथ ही दुर्भाग्य से देश का विभाजन। माउंटबेटन योजना और फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने संविधान सभा की स्थिति और भूमिका पर क्या असर डाला? बहुत बड़ा असर पड़ा होगा, है ना? हाँ, बहुत बड़ा असर डाला। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 3 प्रमुख बदलाव किए। पहला,
इसने सभा को पूरी तरह से संप्रभु सॉवरेन बना दिया। अब सभा पर ब्रिटिश संसद का कोई नियंत्रण नहीं रहा। वो ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को बदल सकती थी या खत्म कर सकती थी। पूरी आजादी। यानी अब सभा अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह आजाद थी, कोई बाहरी दखल नहीं। दूसरा बदलाव क्या था? दूसरा बदलाव और भी दिलचस्प था। सभा एक विधायिका, एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गई। यानी अब इसके दो काम हो गए। पहला, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना, और दूसरा, देश के लिए आम कानून लागू करना, जैसे संसद काम करती है। ये एक अनूठी स्थिति थी। दोहरी भूमिका, इसे कैसे संभाला गया? मतलब एक ही सभा दो अलग अलग काम कैसे कर रही थी? जब सभा संविधान निर्माण के लिए बैठक करती थी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब वो विधायिका के तौर पर मिलती थी, यानी देश के लिए कानून बनाने के लिए, तब जीवी मावलंकर अध्यक्षता करते थे। इस तरह संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद भी बनी। ये भूमिका 26 नवंबर 1949 तक जारी रही, जब तक संविधान निर्माण का काम पूरा नहीं हो गया। अच्छा। और तीसरा बदलाव सदस्य संख्या से जुड़ा था। विभाजन का असर पड़ा होगा यकीनन। हाँ, विभाजन के बाद जो क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए, वहां से चुनकर आए मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। जाहिर है, इससे सभा की कुल सदस्य संख्या, जो मूल रूप से 389 थी, घटकर 299 रह गई। ब्रिटिश प्रांतों की सीटें 296 से 229 हो गईं और देशी रियासतों की 93 से 70 रह गईं। संविधान निर्माण के मुख्य काम के अलावा क्या सभा ने इस दौरान कुछ और महत्वपूर्ण फैसले भी लिए, राष्ट्रीय महत्व के? बिल्कुल। संविधान निर्माण के साथ साथ सभा ने कई और राष्ट्रीय महत्व के कार्य किए। जैसे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, अपना तिरंगा, को अपनाया गया। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया, और फिर 24 जनवरी 1950 को, जो संविधान सभा की अंतिम बैठक भी थी, राष्ट्रगान जनगण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अपनाया गया, और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ये सारे काम भी सभा ने ही किए। इतना बड़ा काम संविधान बनाना अकेले पूरी सभा के लिए करना तो मुश्किल होता। जरूर काम को बांटने के लिए समितियां, कमिटीज बनाई गई होंगी। हाँ, बिल्कुल। संविधान के अलग अलग पहलुओं पर विचार करने और मसौदा तैयार करने के लिए कई समितियां बनाई गईं। इनमें 8 बड़ी समितियां थीं और कई छोटी। ये समितियां विभिन्न विषयों पर रिपोर्ट तैयार करती थी, जिन पर फिर पूरी सभा में विस्तार से चर्चा होती थी। इन समितियों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी मानी जाती है, जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात होती है? बिना किसी शक के सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसका काम था विभिन्न समितियों के प्रस्तावों के आधार पर संविधान का पहला मसौदा, पहला ड्राफ्ट तैयार करना। सबसे अहम काम था ये। और इस प्रारूप समिति की कमान किसके हाथ में थी? अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिनका संविधान निर्माण में योगदान अतुलनीय माना जाता है, सभी जानते हैं। उनके अलावा इस समिति में 6 अन्य सदस्य थे। एन गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव, उन्होंने BL मित्तर की जगह ली थी, जो स्वास्थ्य कारणों से हट गए थे, और TT कृष्णमाचारी, जो 1948 में DP खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह आए थे। ये तो हुई प्रारूप समिति। कुछ और प्रमुख बड़ी समितियों और उनके अध्यक्षों का जिक्र करना चाहेंगे? इससे अंदाजा लगेगा कि नेतृत्व कैसे बटा हुआ था, कौन क्या देख रहा था। जरूर। जैसे संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, इन दोनों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ये केंद्र सरकार की शक्तियों से संबंधित मामलों को देख रही थी। वहीं प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो प्रांतों की संरचना और शक्तियों पर काम कर रहे थे। सरदार पटेल मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय क्षेत्रों पर बनी सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष थे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं संवेदनशील जिम्मेदारी थी। प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो सभा के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम वगैरह बना रहे थे। तो प्रारूप समिति ने मसौदा तैयार किया, फिर आगे की प्रक्रिया क्या रही? संविधान अंतिम रूप में कैसे स्वीकार किया गया, मतलब ड्राफ्ट बनने के बाद क्या हुआ? हाँ, तो प्रारूप समिति ने विभिन्न स्रोतों और चर्चाओं के आधार पर भारत के संविधान का पहला मसौदा फरवरी 1948 में प्रकाशित किया। इस मसौदे पर आम लोगों,
आलोचकों और विशेषज्ञों को चर्चा करने और संशोधन सुझाने के लिए करीब 8 महीने का समय दिया गया। अच्छी खासी बहस हुई बाहर भी। जाने पब्लिक फीडबैक भी लिया गया। बिल्कुल। प्राप्त सुझावों और आलोचनाओं के प्रकाश में प्रारूप समिति ने फिर दूसरा मसौदा तैयार किया, जो अक्टूबर 1948 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने अंतिम मसौदा 4 नवंबर 1948 को सभा में पेश किया। इस पर 3 दौर की विस्तृत चर्चा और बहस हुई, जिसे वाचन या रीडिंग कहा जाता है। पहला वाचन सामान्य चर्चा का था। दूसरे वाचन में संविधान के प्रत्येक खंड पर, हर क्लॉज पर विस्तार से बहस हुई। यह सबसे लंबा चरण था। इसमें लगभग 7,653 संशोधन प्रस्तावित किए गए। 7,000 से ज्यादा? हाँ, जिनमें से करीब 2473 पर वास्तव में सभा में चर्चा हुई। सोचिए कितना मंथन हुआ होगा। ये तो वाकई दिखाता है कि प्रक्रिया कितनी गहन और लोकतांत्रिक थी। हर पहलू पर विचार हुआ। बिल्कुल। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को शुरू हुआ, जिसमें मसौदे को पारित करने का प्रस्ताव रखा गया। और आखिरकार 26 नवंबर 1949 को द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पारित हो गया। सभा के अध्यक्ष ने इस पर हस्ताक्षर किए और इसे अपनाया हुआ घोषित किया गया। इस ऐतिहासिक दिन पर उपस्थित 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। यही वो तारीख है जिसका जिक्र हमारे संविधान की प्रस्तावना में मिलता है। आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। और इसी 26 नवंबर को अब हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं ना? जी हाँ। 2015 से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के निर्णय के बाद डॉक्टर अंबेडकर की योगदान और संविधान के महत्व को रेखांकित करने के लिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले इसे विधि दिवस के रूप में जानते थे। डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका पर अगर थोड़ा और विस्तार से बात करें, उन्हें संविधान का जनक या मुख्य वास्तुकार क्यों कहा जाता है? क्या खास योगदान था उनका? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो थे ही, लेकिन उनकी भूमिका इससे कहीं बढ़कर थी। उन्होंने न केवल मसौदा तैयार करने में मुख्य भूमिका निभाई, बल्कि ये सभा में हुई बहसों के दौरान विभिन्न प्रावधानों का बहुत तार्किक और दृढ़ता से बचाव भी किया। उनकी विद्वत्ता, उनकी कानूनी समझ और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी जो गहरी प्रतिबद्धता थी, उसने संविधान के स्वरूप पर, उसकी आत्मा पर बहुत गहरी छाप छोड़ी। इसीलिए उन्हें सम्मानपूर्वक भारतीय संविधान का जनक या मुख्य वास्तुकार या चीफ आर्किटेक्ट कहा जाता है। संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं। लागू होने में ये 2 महीने की देरी क्यों हुई? इसका क्या कारण था? इसकी एक खास ऐतिहासिक वजह है। 26 जनवरी का दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक विशेष महत्व रखता है। बात है दिसंबर 1929 की, जब कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था और ये तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूरे देश में पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो उसी ऐतिहासिक दिन की याद को, उसके महत्व को अक्षुण्ण रखने के लिए संविधान को पूरी तरह से लागू करने की तिथि 26 जनवरी 1950 चुनी गई। अच्छा, ये कारण था। तो क्या 26 नवंबर 1949 को कुछ भी लागू नहीं हुआ था? सब कुछ 26 जनवरी का इंतजार कर रहा था? नहीं, ऐसा नहीं है। संविधान के कुछ अनुच्छेद जो मुख्यतः नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधानों से संबंधित थे, जैसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 ये 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, क्योंकि इनकी जरूरत तुरंत थी। अच्छा, कुछ प्रावधान तुरंत लागू हो गए। प्रावधान वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इसी दिन भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। यहाँ ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं थे। इन्हें बाद में 1976 में 42nd संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। संविधान के लागू होने के साथ ही
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935, जिसके आधार पर तब तक शासन चल रहा था, निरस्त कर दिए गए, खत्म कर दिए गए। हर बड़े काम की तरह संविधान सभा और उसके द्वारा बनाए गए संविधान की कुछ आलोचनाएं भी होती हैं। वो मुख्य आलोचनाएं क्या हैं? किन आधारों पर होती हैं? हाँ, कई आधारों पर आलोचना की जाती रही है। पहली और सबसे आम आलोचना ये है कि ये एक प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, क्योंकि इसके सदस्य सीधे तौर पर भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे। ये हमने पहले भी बात की थी। हाँ, दूसरी आलोचना इसकी संप्रभुता को लेकर थी। बिल्कुल। शुरुआती दौर में ये कहा गया कि ये एक संप्रभु निकाय नहीं है, क्योंकि इसका गठन ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों यानी कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था और इसकी बैठकें भी सरकार की अनुमति से होती थीं। हालांकि ये बात ध्यान रखनी होगी कि 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के बाद ये स्थिति पूरी तरह बदल गई थी और सभा पूरी तरह संप्रभु हो गई थी। समय को लेकर भी कहा जाता कि काफी ज्यादा लगा, बनाने में बहुत देर हुई। बिल्कुल। आलोचक कहते हैं कि संविधान बनाने में जरूरत से ज्यादा समय लगा, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। वे अक्सर इसकी तुलना अमेरिकी संविधान से करते हैं, जो लगभग 4 महीने में तैयार हो गया था। हालांकि इसके जवाब में ये तर्क दिया जाता है कि भारत की जटिलता, उसकी विविधता को देखते हुए हर पहलू पर विचार करने के लिए इतना समय लगना स्वाभाविक था। जल्दबाजी में शायद उतना अच्छा दस्तावेज नहीं बन पाता। और कांग्रेस के प्रभुत्व की आलोचना कि एक ही पार्टी का दबदबा था। हाँ, ये भी एक प्रमुख आलोचना है। चूंकि सभा में कांग्रेस का भारी बहुमत था, लगभग 82% सीटें स्वतंत्रता के बाद, तो आलोचक कहते हैं कि ये एक दलीय निकाय जैसा था। ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसे एक दलीय देश का एक दलीय निकाय कहा भी था। हालांकि उन्होंने इसे भारतीय संदर्भ में सकारात्मक रूप में भी देखा था कि इससे निर्णय लेने में आसानी हुई। वकीलों और राजनीतिज्ञों के दबदबे की बात भी उठती है कि आम आदमी की आवाज कम थी। जी, ये कहा जाता है कि सभा में वकीलों और नेताओं का वर्चस्व था, जिसके कारण समाज के अन्य वर्गों जैसे किसानों या मजदूरों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया। और ये भी कि इसी वजह से संविधान की भाषा काफी जटिल और कानूनी हो गई, जो आम आदमी की समझ से थोड़ी परे है। इसके अलावा कुछ विदेशी आलोचकों जैसे लॉर्ड विस्काउंट साइमन और विंस्टन चर्चिल ने इसे केवल हिंदुओं का निकाय कहकर भी इसकी आलोचना की थी। उनका मानना था कि इसमें भारत के केवल एक बड़े समुदाय का ही प्रतिनिधित्व है। हालांकि अगर आप सदस्यों की सूची देखें तो ये बात तथ्यों के आधार पर पूरी तरह सही नहीं लगती, क्योंकि उसमें विभिन्न समुदायों के लोग शामिल थे। इन आलोचनाओं के बावजूद संविधान बना और लागू हुआ। क्या कुछ और रोचक तथ्य हैं इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े हुए, जैसे कोई प्रतीक चिन्ह था या सलाहकार कौन थे? कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें। हाँ, कुछ छोटी मगर दिलचस्प बातें हैं। जैसे संविधान सभा के प्रतीक यानी मोहर, सील के रूप में हाथी को अपनाया गया था। सर BN राव, जो एक जाने माने विधिवेत्ता और न्यायविद थे, उन्हें सभा का संवैधानिक सलाहकार, लीगल एडवाइजर नियुक्त किया गया था। उन्होंने कई देशों के संविधानों का अध्ययन कर एक प्रारंभिक मसौदा भी तैयार किया था, जिसने प्रारूप समिति के काम में काफी मदद की। अच्छा। HVR अयंगर संविधान सभा के सचिव थे और SN मुखर्जी सभा के मुख्य प्रारूपकार, चीफ ड्राफ्ट्समैन थे। कहा जाता है कि उनकी जटिल कानूनी भाषा को सरल और स्पष्ट देने की क्षमता कमाल की थी और डॉक्टर अंबेडकर ने भी उनकी इस क्षमता की प्रशंसा की थी। और वो कौन थे जिन्होंने इसे अपने हाथों से लिखा? हमने सुना है मूल संविधान हस्तलिखित है, टाइप नहीं किया गया था। ये बिल्कुल सही है। मूल संविधान को किसी मशीन से टाइप नहीं किया गया था, बल्कि उसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपनी बहुत खूबसूरत इटैलिक लिखावट में हाथ से लिखा था। हाथ से? पूरा संविधान? हाँ, पूरा। और कहानी ये है कि जब नेहरू जी ने उनसे ये काम करने को कहा तो उन्होंने कोई मेहनताना लेने से इनकार कर दिया। बस एक शर्त रखी कि संविधान के हर पन्ने पर वो अपना नाम लिखेंगे और आखिरी पन्ने पर अपने नाम के साथ अपने दादाजी का नाम भी लिखेंगे, जिन्होंने उन्हें पाला था। अरे वाह, ये तो वाकई दिलचस्प कहानी है। और इसकी सजावट का क्या? सुना है वो भी बहुत खास है। बिल्कुल। मूल संविधान के हर पन्ने को कलात्मक रूप से सजाने का काम शांति निकेतन के प्रसिद्ध कलाकारों ने किया था। मुख्य रूप से आचार्य नंदलाल बोस और उनके एक शिष्य व्यवहार राम मनोहर सिन्हा ने।
उन्होंने भारतीय इतिहास, मिथकों और संस्कृति के विभिन्न दृश्यों को किनारों पर बड़ी खूबसूरती से चित्रित किया है। हर भाग की शुरुआत में एक चित्र है। अच्छा, और हिंदी संस्करण का भी कुछ ऐसा ही था? हाँ, इसी तरह मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था और उसे भी नंदलाल बोस ने ही खूबसूरती से सजाया था। आपने हिंदी संस्करण का जिक्र किया। क्या मूल संविधान बनाते समय हिंदी पाठ का भी कोई प्रावधान था या वो सिर्फ अंग्रेजी में ही था शुरू में? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। नहीं, मूल संविधान जब 1949-50 में अपनाया और लागू किया गया, तब उसमें हिंदी में किसी आधिकारिक पाठ, जिसे ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट कहते हैं, उसका प्रावधान नहीं था। वो प्रावधान बाद में जोड़ा गया। कब और कैसे जोड़ा गया? ये व्यवस्था 1987 में 58th संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई। इस संशोधन के जरिए संविधान के अंतिम भाग 22 में एक नया अनुच्छेद 394 क जोड़ा गया। और उसमें क्या लिखा गया? इस अनुच्छेद 394 क के तहत ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का हिंदी में अनुवाद प्रकाशित कराया जाएगा और यह अनुवाद संविधान का प्राधिकृत पाठ माना जाएगा। साथ ही भविष्य में होने वाले सभी संशोधनों का भी हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि हिंदी अनुवाद और अंग्रेजी मूल पाठ के अर्थ में कोई भिन्नता प्रतीत होती है तो अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाएगा। तो ये थी हमारे संविधान के बनने की एक विस्तृत कहानी, एक ऐसी प्रक्रिया जिसने स्वतंत्र भारत की दिशा तय की। हमने देखा कि कैसे एक विचार मांग में बदला, कैसे विभिन्न मिशन आए, कैसे एक सभा बनी जिसने तमाम बहसों, सहमतियों और असहमतियों के बीच इस महान दस्तावेज को आकार दिया। बिल्कुल। और ये सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं है। ये समझना जरूरी है कि संविधान सभा ने किन मूल्यों और सिद्धांतों पर जोर दिया। लोकतंत्र, समानता, न्याय, बंधुत्व, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा, विविधता का सम्मान, ये मूल्य आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और ये संविधान आज भी हमारे गणतंत्र की, हमारे देश की धुरी है। इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार मन में आता है। संविधान सभा ने इतने अलग अलग विचारों, समुदायों और पृष्ठभूमियों के लोगों को एक मंच पर लाकर एक आम सहमति बनाने का वो अभूतपूर्व काम किया। सोचने वाली बात यह है कि क्या आज हम एक राष्ट्र के रूप में उसी संवाद और समावेश की भावना को बनाए रख पा रहे हैं, या फिर संविधान सभा की जो आलोचनाएं हमने सुनी, जैसे कि कुछ वर्गों का कम प्रतिनिधित्व या किसी एक विचारधारा का हावी होना, क्या वो आज भी हमारे सार्वजनिक जीवन में किसी न किसी रूप में मौजूद हैं? ये सवाल हमें अपने वर्तमान और भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है ना? अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराई में उतरने के लिए। धन्यवाद।